नमस्कार। आज हम जनवरी और फरवरी 2026 की कुछ बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी उलझी हुई घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक अजीब सी तस्वीर बनाती है। एक तरफ भारत और यूरोप के बीच अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया परमाणु तबाही के इतने करीब पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल। ये एक ही सिक्के की दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ आर्थिक तौर पर दुनिया करीब आ रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा के मामले में एक दूसरे से खतरनाक रूप से दूर जा रही है। आज की हमारी बातचीत इसी तनाव को समझने के बारे में है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं। तो चलिए इसी तनाव से शुरू करते हैं। एक खबर है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। डूम्सडे क्लॉक, ये वो सांकेतिक घड़ी है जो बताती है कि इंसान अपनी बनाई तबाही से कितना दूर है, और अब ये आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड दूर है, इतिहास में सबसे करीब। आखिर ऐसे क्या हो गया है? देखिए, इसके पीछे दो बहुत ठोस और फौरी कारण है। पहला तो है ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उनका डेवलपमेंट। अच्छा, जो मैच 5 से भी तेज चलती हैं। हाँ, उनसे भी तेज। अब आप सोचिए, अगर किसी देश पर ऐसी मिसाइल से हमला होता है तो उसके लीडर्स के पास उसे समझने, पुष्टि करने और जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ मिनट होते हैं। इस समय को डिसीजन विंडो कहते हैं, और ये विंडो अब इतनी छोटी हो गई है कि एक छोटी सी गलती या गलतफहमी भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अब गलती से भी युद्ध शुरू हो सकता है। यही तो सबसे बड़ी चिंता है। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में लगभग नाकाम है। और दूसरा बड़ा कारण है 5 फरवरी 2026, यानी कुछ ही दिन पहले न्यू स्टार्ट संधि का खत्म हो जाना। ये तो अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी संधि थी, है ना? जी, ये परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली आखिरी बड़ी संधि थी। इसके खत्म होने का मतलब है एक खुली रेस, एक अनकंट्रोल्ड परमाणु हथियारों की होड़, जिसमें अब सिर्फ अमेरिका और रूस नहीं बल्कि चीन भी पूरी ताकत से शामिल हो चुका है। बाप रे! मतलब ये सिर्फ वैज्ञानिकों का कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत भी उतनी ही डरावनी है। अगर हम पिछले सिर्फ 24 घंटों की ही बात करें तो यूक्रेन में जो हो रहा है वो इसी का सबूत है। बिल्कुल, यूक्रेन में अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। रूसी ड्रोन और मिसाइलें अब सिर्फ फौजी ठिकानों को नहीं बल्कि जानबूझकर आम नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही हैं। जैसे निप्रो में खदान मजदूरों को काम पर ले जा रही एक मिनी बस पर हमला हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए। खार्किव में एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया। इसका मकसद अब सिर्फ सैन्य बढ़त हासिल करना नहीं है, बल्कि देश के अंदर लोगों की आवाजाही को ठप करके समाज में एक डर और अफरा तफरी का माहौल बनाना है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी चल रही है ना? हाँ, और वो शायद और भी खतरनाक है। हाल ही में सैंडवॉर्म नाम के एक रूसी हैकर ग्रुप ने पोलैंड के पावर ग्रिड पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया था। उन्होंने 30 पावर प्लांट्स के कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया था। 30 पावर प्लांट्स? मतलब वो पूरे देश की बिजली बंद कर सकते थे? सोचिए, बस एक बटन दबाने से पूरे देश की बिजली गुल हो सकती थी। हालांकि पोलैंड के एक्सपर्ट्स ने इसे आखिरी मिनट में रोक लिया, लेकिन ये घटना हमें दिखाती है कि हमारा पूरा सिस्टम, बिजली, पानी, बैंकिंग कितना ज्यादा असुरक्षित है। ये तो यूरोप की बात हुई। क्या इस तरह की अस्थिरता दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है? हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को ही देख लीजिए। 1 फरवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मतलब BLA ने एक साथ कई बड़े हमले किए जिसमें 33 लोग मारे गए। ये अब कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं रहा। वे सीधे सीधे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। तो एक क्षेत्रीय लड़ाई अब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। ये जो दुनिया भर में तनाव है, इसका सीधा असर तो लोगों की जेब पर पड़ता होगा। अर्थव्यवस्था की क्या हालत है इस माहौल में? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। IMF और UN के मुताबिक 2026 में ग्लोबल ग्रोथ रेट लगभग 3.2% रहेगी, जो सुनने में ठीक लगती है, लेकिन इसके अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत 6.6% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 6.6%? हाँ, जिसका कारण है जबरदस्त घरेलू मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च। 6.6% भारत के लिए और वहीं यूरोप के लिए सिर्फ 1.3%। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका दुनिया के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया की आर्थिक धुरी बदल रही है। निवेशक अब चीन से पैसा निकालकर भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों में लगा रहे हैं। इसे एक नया नाम दिया गया है
फ्रेंड शोरिंग, मतलब दोस्त देशों में ही निवेश करो। अच्छा। लेकिन साथ ही ट्रेड पॉलिसी हेडविंड्स भी बढ़ रहा है। मतलब देश अब फ्री ट्रेड के बजाय एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM, जो जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो गया है। एक मिनट, CBAM, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में ये क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि यूरोप अपने बॉर्डर पर एक प्रदूषण टोल टैक्स लगा रहा है। अगर आपका माल, मान लीजिए स्टील, बनाने में ज्यादा कार्बन प्रदूषण होता है तो आपको यूरोप में घुसने के लिए ज्यादा टैक्स देना होगा। अब क्योंकि भारत के नियम यूरोप जितने सख्त नहीं हैं, हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो एक तरफ यूरोप भारतीय सामान पे ये प्रदूषण टैक्स लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि भारत और EU के बीच एक जबरदस्त ट्रेड डील हुई है। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। यही तो आज की दुनिया का विरोधाभास है। और ये डील सच में ऐतिहासिक है। लगभग 20 साल की बातचीत के बाद ये फाइनल हुई है। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है। EU भारत से आने वाले 99.5% सामान पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा देगा। 99.5%? वाह! बदले में भारत भी EU से आने वाले 92.1% प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी कम करेगा। वाह! 20 साल! तो जो सबसे मुश्किल मुद्दे थे, जैसे गाड़ियों और शराब पर लगने वाला भारी टैक्स, उनका क्या हल निकाला? यहीं पर इस डील की असली स्मार्टनेस दिखती है। उन्होंने कोटा आधारित बकेट सिस्टम बनाया है। उदाहरण के लिए 25 लाख रुपए से महंगी यूरोपीय कारों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी 110% है, उसे घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। 110 से सीधा 10%? हाँ, लेकिन ये छूट अनलिमिटेड नहीं होगी, बल्कि साल में कुछ हजार कारों के लिए ही होगी। इसी तरह यूरोपियन वाइन पर 150% की ड्यूटी को घटाकर 20-30% किया जाएगा, लेकिन वो भी एक तय कोटे के अंदर। मतलब महंगी जर्मन गाड़ियां और फ्रेंच वाइन सस्ती होंगी, लेकिन लिमिटेड एडिशन में। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। इससे हमारे घरेलू निर्माताओं को भी प्रोटेक्शन मिल गया और यूरोपियन ब्रांड्स को मार्केट भी। बिल्कुल। और इससे भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्हें EU के $263 बिलियन के विशाल बाजार में जीरो टैक्स एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि इससे हमारा एक्सपोर्ट हर साल $4.5 बिलियन तक बढ़ सकता है। इसी तरह लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। साथ ही हमारे IT प्रोफेशनल्स और दूसरे सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए EU में जाकर काम करना और वीजा लेना भी पहले से आसान हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या भारत के छोटे व्यापारी और किसान इतने बड़े यूरोपियन मार्केट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्या उनके लिए कोई खतरा नहीं है इस डील में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सरकार का कहना है कि डेयरी, कृषि और कुछ छोटे उद्योगों जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इस डील के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उन्हें बचाया जा सके। लेकिन ये सच है कि जब बाजार खुलता है तो कंपटीशन बढ़ता है। आने वाले समय में भारतीय कंपनियों को अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक ले जाना होगा। ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। सही बात है। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया से डील की बात। अब देखते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। 1 फरवरी को बजट आया, वो भी संडे को। क्या खास था इस बार? इस बजट के 2 मुख्य फोकस थे। पहला, वित्तीय अनुशासन। सरकार ने घाटे को GDP के 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो दिखाता है कि वो फिजूल खर्ची से बच रही है। और दूसरा, जिसे आप असली कहानी कह सकते हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। 12.2 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब सरकार खुद खर्च करके इकोनॉमी को पुश दे रही है। बिल्कुल। ये पैसा मुख्य रूप से सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी सेक्टर में लगाया जाएगा। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये देश की ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। इसके अलावा नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का भी ऐलान हुआ। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.5 लाख रुपए तक की सालाना आय लगभग टैक्स फ्री हो गई है। अच्छा, और विदेश यात्रा पर लगने वाले TCS का भी कुछ हुआ है, मैंने सुना। हाँ, ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। विदेश यात्रा पैकेजों पर जो 20% का भारी भरकम TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है।
तो विदेश घूमना अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ये तो अच्छी खबर है। बजट में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर दिया गया है ना? जबरदस्त जोर है। सरकार ने 3 बड़े मिशन लॉन्च किए हैं। पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। एक मिनट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मतलब अब हम सिर्फ चिप बनाएंगे नहीं, बल्कि पूरा A to Z काम, डिजाइन से लेके फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग और पैकेजिंग तक सब कुछ भारत में ही होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। लक्ष्य यही है कि भारत चिप बनाने में आत्मनिर्भर बने। दूसरा बड़ा मिशन है बायोफार्मा शक्ति, जिसमें जैविक दवाओं यानी बायोलॉजिकल्स के घरेलू उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और तीसरा है रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में बनाया जाएगा। ये वही मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी हैं। हाँ, ये वो खनिज हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की जान होते हैं। और इन सब के बीच भारत का सबसे बड़ा सपना गगनयान, वो कहां तक पहुंचा? गगनयान बहुत ही रोमांचक फेज में है। मार्च 2026 में इसकी पहली मानव रहित उड़ान G1 होनी है और उसकी तैयारी 90% पूरी हो चुकी है। इस मिशन में व्योमित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। व्योमित्र? हाँ, ये रोबोट स्पेसक्राफ्ट के अंदर के माहौल को परखेगा, तापमान, दबाव, ऑक्सीजन लेवल, ताकि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएं तो सब कुछ सुरक्षित हो। ये 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक तरफ हम गगनयान से अंतरिक्ष छूने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ बहुत दर्दनाक हकीकतें भी हैं। कांगो में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। हाँ, ये बहुत दुखद है। 1 फरवरी को कांगो की रुबाया खदान में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 200 से ज्यादा मजदूर जिंदा दफन हो गए। और विडंबना देखिए, ये खदान दुनिया के 15 से 30% कोल्टन का उत्पादन करती है। ये वही मिनरल है जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होता है। ये तो वही बात हो गई, एक तरफ हम भारत में बायोफार्मा और रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित हो, और दूसरी तरफ ये घटना दिखाती है कि इन टेक्नोलॉजी की असली मानवीय कीमत क्या है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना? बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और इससे भी दुखद बात यह है कि उस खदान पर एक विद्रोही गुट का कब्जा है, जो इस अवैध खनन से मिले पैसे से हथियार खरीदता है। ये संघर्ष खनिजों यानी कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स की भयानक सच्चाई है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे हाथ में जो फोन है उसकी कीमत शायद कहीं और कोई अपनी जान देकर चुका रहा है। और इसी तरह जलवायु परिवर्तन की कीमत भी अब पूरी दुनिया चुका रही है। हाँ, और अब इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक तरफ अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर पर दूसरी बार बाहर हो गया है, जो एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ हम चरम मौसम देख रहे हैं। रूस में 140 सालों की सबसे भयानक बर्फबारी और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और भारत में दिल्ली, गुरुग्राम में जो इस साल कड़ाके की ठंड पड़ी, वैज्ञानिक उसका कारण आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को बता रहे हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन मतलब आर्कटिक के गर्म होने का असर दिल्ली की सर्दी पर पड़ रहा है। ये कैसे काम करता है? सरल शब्दों में कहूं तो आर्कटिक पृथ्वी के बाकी हिस्सों से कई ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इस वजह से वहां की ठंडी हवाओं का जो घेरा है, जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, वो कमजोर पड़ रहा है और ठंडी हवाएं फिसलकर हमारे यहाँ दक्षिण की तरफ आ रही हैं। तो आर्कटिक की गर्मी हमें ठंड के रूप में महसूस हो रही है। कमाल है। अच्छा, ये तो हो गई देश दुनिया की बड़ी बड़ी बातें। अब फटाफट देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से और क्या दिलचस्प खबरें हैं जो शायद बड़ी तस्वीर का हिस्सा हों। महाराष्ट्र में एक दुखद विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक बहुत ही अनोखा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, गाय की नाक के बायोमेट्रिक्स। गाय की नाक का बायोमेट्रिक? ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर आइडिया दिलचस्प है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक डरावना पहलू भी है, जैसा चेन्नई वाले केस में दिखा। हाँ, वो केस दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है। कितना खतरनाक, बिल्कुल। रेने जोसिल्डा नाम की एक डिलाइट कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। उसने अपने पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम
और 12 राज्यों के स्कूलों में बम होने की झूठी धमकी भेजी। और ये सब उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए किया था? जी, हमने शुरू में रूस के बड़े साइबर हमलों की बात की जो देशों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब तो ये तकनीक व्यक्तिगत बदला लेने का भी एक खतरनाक हथियार बन गई है। स्केल छोटा है पर इरादा उतना ही खतरनाक है। बिल्कुल। और अंत में खेल जगत से भी कुछ खबरें हैं। हाँ, एक अच्छी और एक थोड़ी विवादास्पद। अच्छी खबर यह है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी सीनियर टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। हालांकि वो बाकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो लगता है कि दुनिया एक साथ दो नावों पर सवार है। एक नाव ऐतिहासिक आर्थिक समझौतों और गगनयान जैसी तकनीकी छलान की है जो हमें आगे ले जा रही है, और दूसरी नाव परमाणु युद्ध के खतरे, साइबर अपराध और जलवायु संकट की है जो हमें पीछे खींच रही है, शायद तबाही की ओर। ये विरोधाभास ही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया रणनीतिक गुटों में बंट रही है, जैसे भारत और यूरोप का एक साथ आना। ये अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी भी है, लेकिन हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या परमाणु हथियार, उनसे कोई एक देश या कोई एक गुट अकेले नहीं लड़ सकता। इनके लिए हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या भविष्य में देशों का अपना रणनीतिक स्वार्थ इन साझा खतरों से निपटने की जरूरत पर हावी हो जाएगा, या क्या हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का कोई नया समझदारी भरा रास्ता खोज पाएंगे? इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।